कहानी एक गरीब दर्जिन की है जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रही थी। वह एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी और पूरे मोहल्ले में उसकी सिलाई की खूब तारीफ होती थी। उसकी सिलाई इतनी बेहतरीन थी कि गांव की सबसे अमीर जमींदार की बेगम भी अपने कपड़े उसी से सिलवाती थी। एक दिन उसने देखा कि उसकी सिलाई के हुए कपड़े तैयार थे, लेकिन जमींदार की बेगम ने उन्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। घर में उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी और उसे उनकी दवाइयां लानी थीं। वह कपड़े लेकर खुद हवेली पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि बेगम साहिबा अभी तक नहीं आई थी। वह 1 घंटे तक इंतजार करती रही। फिर आखिरकार बेगम साहिबा सीढ़ियों से नीचे उतरती नजर आईं। उन्होंने सुर्ख लाल साड़ी पहन रखी थी। भारी भरकम गुलूबंद गले में झूल रहा था और वह नाज नखरों से चलती हुई आ रही थी। उन्होंने तिरछी निगाहों से देखा और तंज भरे लहजे में बोली, इस बार बहुत देर कर दी तुमने साड़ी सिलने में। दर्जिन घबरा गई और तुरंत सफाई दी। बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही सिलाई पूरी कर ली थी। सोचा कि आपकी नौकरानी आकर ले जाएगी, लेकिन जब वह नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। बेगम साहिबा ने गुस्से से होंठ भींच लिए और बड़बड़ाने लगी। बेगम साहिबा ने तिरछी निगाहों से देखा और तंज भरे लहजे में बोली, इस सकीना की बच्ची को तो आने दो, उससे पूछती हूं। फिर वह एक एक करके कपड़े खोलकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी त्योरियां कुछ कम हुई और तारीफ करते हुए बोली, सिलाई तो बहुत अच्छी की है, पहनकर देखूंगी कि फिटिंग ठीक है या नहीं। दर्जिन ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसे मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से शोरगुल उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। सारे मुलाजिम उस ओर दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो किसी के हाथ में लाठी। बेगम साहिबा भी बेचैनी से उठ खड़ी हुई और चौकीदार को बुलाकर पूछा, क्या हुआ? चौकीदार घबराई आवाज में बोला, बेगम साहिबा, अभी अभी माली ने लॉन में बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग देखा है। वह एक दरख्त से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है कि माली ने देख लिया, जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इतना सुनते ही हवेली के सारे लोग इकट्ठा हो गए। दर्जिन भी घबरा गई, लेकिन उसे अपनी मजदूरी की फिक्र थी। वह कांपती आवाज में बोली, बेगम साहिबा, पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। बेगम साहिबा ने एक नजर उस पर डाली और लापरवाही से बोली, हाँ, मैं सकीना के हाथ पैसे भिजवा दूंगी, और भी कपड़े सिलवाने हैं तुमसे। दर्जिन की उम्मीदें टूट गईं। वह मायूस होकर हवेली से निकली और पड़ोस की खाला रुकैया से उधार मांगने चली गई। लेकिन खाला ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा और गुस्से से बोली, हम कोई बैंक नहीं है जो हर बार तुम्हें उधार दें। लेकिन उनकी बड़ी बेटी नगीना बाजी मेहरबान थी। उन्होंने दर्जिन को पैसे दे दिए। दर्जिन ने तस्कीन भरी नजरों से उन्हें देखा और जल्द वापस करने का वादा किया। घर आकर उसने अब्बा की दवाइयां खरीदी और थोड़ी सब्जी भी ले आई। अब्बा चारपाई पर लेटे थे और छोटा भाई सुहेल ट्यूशन से लौट आया था। ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा थे। अम्मा का इंतकाल कब का हो चुका था और अब्बा मजूर हो चुके थे। अगर दर्जिन के हाथ में सिलाई का हुनर न होता तो शायद वे भूखे मर जाते। रात को जब वह अब्बा को हवेली में नाग दिखने वाली बात बता रही थी तो उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, एक दिन तो उसे लौटना ही था, आखिर कब तक वह बिना बदला लिए रह सकता था। दर्जिन चौंक गई। अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, अगर उन्होंने उसे मार भी दिया तो वह फिर लौटेगा। इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरता, 100 साल बाद फिर से जन्म लेता है। दर्जिन हंस दी। अब्बा, आप भी ना, ये सब बस किस्से कहानियां हैं। मगर अब्बा के चेहरे की गंभीरता उसे उलझन में डाल रही थी। शाम ढलते ही मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज आंधी और लाल मिट्टी के गुबार से घर की कच्ची दीवारें कांप उठीं। नफीसा को डर लगने लगा। उसने फौरन सुहेल को अंदर बुलाया और अब्बा की चारपाई कमरे में बिछा दी। रात काफी बढ़ चुकी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नफीसा चौंक उठी। इतनी रात को कौन आ सकता था? अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से भारी आवाज आई, मुसाफिर हूं, जख्मी हालत में हूं, एक रात की पनाह चाहिए। नफीसा जानती थी कि उनका घर मुसाफिरों के लिए रास्ता था, मगर इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना ठीक होगा। मगर जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर उसकी सांसें थम गईं। गहरी हरी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत और एक शहजादे जैसी शख्सियत। लेकिन उसका हाल बुरा था। जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून में सने हुए थे। नफीसा घबराकर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? वह बोला, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा।
लेकिन मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में अजीब सी दहशत थी। नफीसा ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने दिया। वह पिलर के पास बैठ गया। नफीसा सोच रही थी कि अब्बा को जगा दे, मगर फिर ख्याल आया कि उनकी तबीयत खराब है। क्या आपके पास कोई कपड़ा होगा? उसने पूछा। नफीसा के पास सिर्फ नए कपड़े थे, मगर उसे अपना पुराना दुपट्टा याद आ गया। उसने वह दुपट्टा निकालकर उसे दे दिया। उसके हाथ जख्मी थे, इसलिए नफीसा ने खुद उसकी मरहम पट्टी करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी करीबी से उसने पहले कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। वह चुपचाप बैठा था, जैसे अपना सब कुछ हार चुका हो। नफीसा ने उससे खाने का पूछा तो वह बोला, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नफीसा ने जल्दी से रात का बचा हुआ खाना लाकर दे दिया। नफीसा उसे देखकर सोचने लगी कि इतना खूबसूरत आदमी गांव में किसके घर आया होगा। उसकी आंखें किसी आम इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। वह बोला, आपको मेरी वजह से आधी रात को तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहता हूं, मगर क्या करूं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां भागा हूं, वरना वे लोग मुझे मार डालते। नफीसा परेशान हो गई। आपके दुश्मन इसी गांव के हैं? उसने सिर हिलाया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। जब तक मेरे जख्म ठीक न हो जाएं, मुझे इस घर में रहने दें और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। नफीसा ने बिना सोचे कहा, आप जितने दिन चाहें यहां रह सकते हैं, हमारे घर में कोई आता जाता नहीं। वह तसन्ना निगाहों से उसे देखता रहा, फिर जमीन पर लेट गया। शायद थकान हद से ज्यादा थी। नफीसा भी उसकी तरफ देखते देखते सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घबरा गई। घर में उस अजनबी का नामो निशान तक नहीं था। उसने तो कहा था कि वह 3 दिन रहेगा, फिर अचानक कहां चला गया? यही सोचते हुए नफीसा अब्बा और सुहेल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी, मगर उसका दिल बेचैन था। तभी अब्बा ने अचानक आवाज दी। नफीसा ने चाय का प्याला रखा और उनके पास चली गई। अब्बा के चेहरे पर हैरानी थी। यह सहन में अजीबोगरीब निशान कैसे हैं? नफीसा ने उनकी निगाहों की सीध में देखा तो सच में फर्श पर अजीब से निशान थे। उसने अनजान बनते हुए कहा, अब्बा ना जाने किस चीज के हैं, आप ही बताइए, आप ज्यादा तजुर्बेकार हैं। अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, ऐसे निशान तो खेतों में दिखते थे जहां नागों का बसेरा होता था। लगता है यहां से कोई नाग रेंग कर गया है। अब्बा की बात सुनकर नफीसा के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर अगले ही पल वह हंसने लगी। अब्बा, नाग हवेली में था, यहां नहीं। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बा ने संजीदगी से कहा, डरा नहीं रहा बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। यह निशान मुझे नागों के ही लगते हैं। नफीसा ने उनकी बात को हल्के में लिया, मगर उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर वह कौन था? कहां चला गया? काश वह दोबारा लौट आए ताकि मैं उसका नाम पूछ सकूं। इस बेचैनी के बीच उसने पड़ोस की खाला के बेटे की शादी के लिए कपड़े सिलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद खाला अपने कपड़े लेने आई। उन्होंने नफीसा को ध्यान से देखा और कहने लगी, तुझे तो सारी जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा। नफीसा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। खाला ने ठंडी सांस भरी। देख, एक तरफ तेरा बाप मजदूर है, घर में खाने को कुछ नहीं, तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है, ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? नफीसा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, खाला, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं, मैं अपने अब्बा और भाई की जिम्मेदारी उठा लूं, यही मेरे लिए काफी है। खाला ने उसके सिर पर हाथ रखा। अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आता है। नफीसा ने उनकी बातों पर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत हो गई थी। शाम को सुहेल ट्यूशन से लौटा और कहने लगा, बाजी ट्यूशन वाली फीस मांग रही थी। नफीसा ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, 1-2 दिन में मिल जाएगी। उसे मालिक पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अभी तक नौकरानी के हाथ पैसे नहीं भिजवाए थे। शायद उसे फिर से जाना पड़ेगा। रात के वक्त जब वह कपड़े सिलाई कर रही थी, तभी उसके पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई। कैसी हो तुम? नफीसा चौंक गई। उसने गर्दन घुमाई और देखते ही उसके होश उड़ गए। वही नौजवान उसके सामने बैठा था। नफीसा घबराई हुई बोली, तुम अंदर कैसे आए? उसने दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। दरवाजा खुला रह गया था। नफीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो सुहेल को ताकीद की थी कि दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दे। घबराते हुए उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तुमने कहा था कि 3 दिन तक रहोगे, फिर कहां चले गए थे? नफीसा ने पूछा। नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? नफीसा को उसकी बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद उसने उसकी बेचैनी को भांप लिया था। फिर उसने धीमे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया
तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नफीसा उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए तो। नफीसा ने बिना कुछ कहे अब्बा के लिए रखा हुआ दूध लाकर उसे दे दिया। उसने देखा कि वह दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे इसकी सख्त जरूरत थी। दूध खत्म करके उसने खाली प्याला लौटाते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। नफीसा उसकी बात सुनकर चुप रही, मगर मन में बहुत कुछ चल रहा था। वह उससे पूछने लगी, तुम्हारे दुश्मन कौन है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नौजवान ने नफीसा की बात को टालते हुए कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। नफीसा उससे बातें करने में इतनी मशगूल थी कि उसे अब्बा की आवाजें सुनाई ही नहीं दी। मरियम, मरियम बेटी इधर आओ। अब्बा की आवाज सुनते ही नफीसा घबरा कर उठी और अंदर चली गई। अब्बा कहने लगे, बेटा इतनी देर से देख रहा हूँ बाहर बैठकर किससे बातें कर रही हो? तुम्हारी आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी। नफीसा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सहन में झांका मगर वहां कोई नहीं था। वह कहीं चला गया था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने कहा, अब्बा किसी से नहीं, आपको वहम हुआ होगा। अब्बा बेचैनी से बोले, नहीं, मैंने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा है। नफीसा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि उन्हें कोई वहम हुआ है। जब अब्बा सो गए तो वह फिर सहन में आई, मगर वहां कोई नहीं था। वह बिना बताए चला गया। उसे दुख हुआ। सुबह जब नफीसा नाश्ता बना रही थी तभी अब्बा की चिल्लाने की आवाज आई, मरियम इधर आओ बेटी, ये देखो। नफीसा बाहर आई तो देखा कि वही अजीब और गरीब निशान सहन में फैले हुए थे। अब्बा घबराते हुए बोले, मरियम तुमने कहा था कि हवेली में नाग देखा था, मगर अब तो ऐसा लगता है कि वह जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। अब्बा की आंखों में डर था मगर नफीसा के चेहरे पर बस खामोशी थी। अब्बा और नफीसा के दरमियान गहरी बातें होने लगीं। अब्बा का यकीन था कि हवेली में जो नाग देखा गया था वह अभी मरा नहीं था। नफीसा अब भी परेशान थी। अब्बा की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। वह अब भी जिंदा है और पूरे गांव में घूम रहा है। अब्बा, वह सांप तो हवेली के मुलाजिमों ने मार दिया था, नफीसा ने कहा। लेकिन अब्बा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। हवेली की ओर सफर। उसी दिन नफीसा ने अब्बा से कहा, मालकिन ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भिजवाए हैं, मुझे नगीनाबाजी के पैसे वापस करने हैं, तो मैं हवेली जा रही हूँ। उसने सुहेल के लिए खाना बनाकर रख दिया और पैदल ही हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन और सुनसान था मगर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हवा में अजीब सी सरसराहट थी जबकि चारों ओर हब्स फैली हुई थी। नफीसा ने पलटकर देखा तो हैरान रह गई। वह उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा नफीसा को बेचैन कर देती थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, जहां तुम जाओगी वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। नफीसा ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? उसने सिर हिला दिया और बोला, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी हो सकता है कि मैं इस गांव में न रहूं। नफीसा ने घबरा कर कहा, खुदा न करे तुम हमेशा यहीं रहो। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, मगर वह जल्दी से हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली का माहौल। जैसे ही हवेली पहुंची, मालकिन ने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हारे पैसे देना भूल गई थी। आजकल हवेली में बहुत परेशानियां चल रही हैं। वह सिर पकड़कर बैठी थी और सकीना को आवाज दी, जाओ मेरे कमरे से पर्स उठा लाओ। सकीना ने नफीसा को गुस्से से देखा। जब नफीसा बाहर निकली तो सकीना पीछे से बोल पड़ी, तुझे अब भी सुकून नहीं? हवेली में इतनी परेशानियां हैं और तू अपने पैसे लेने आ गई। नफीसा ने तमकते हुए कहा, शर्म कैसी, मैं घर चलाने वाली हूँ, हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। सकीना फिर ताने देते हुए बोली, यहाँ तो मालकिन को अपने बेटे और शौहर की पड़ी हुई है, पूरा खानदान खतरे में है। मालकिन बार बार कहती रहती है कि जिसका डर था वही हुआ। 3 दिन से हवेली में किसी ने कुछ नहीं खाया। नफीसा यह सुनकर और भी परेशान हो गई। गांव में खतरे की आहट। जब वह घर पहुंची तो देखा कि चाचा फजलदीन अब्बा के पास बैठे थे। वे हवेली के मुलाजिम थे और अक्सर अब्बा से मिलने आ जाते थे। दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। नफीसा ने सुना कि चाचा फजलदीन कह रहे थे, कल बहुत बड़े सपेरे को बुलाने वाले हैं। वह 60वें गांव में रहता है, 90 साल का हो गया है। वह जहां जाता है वहीं बता देता है कि नाग कहां छिपा है। नफीसा यह सब सुन रही थी और भीतर ही भीतर डर भी रही थी। अब्बा कहने लगे, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। उन्हें सोचना चाहिए था कि 20 साल बाद वह फिर लौटेगा और तबाही मचाएगा। वे दोनों कोई गहरी बात कर रहे थे लेकिन नफीसा को उसमें शामिल नहीं किया। सपेरे का आगमन। दूसरे दिन खबर फैली कि सपेरा गांव में आ चुका है।
पूरा गांव उस नाग को ढूंढ रहा था जो हवेली में घुस आया था और जिसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह घायल होकर कहीं गायब हो गया था। न वह हवेली में था, न ही गांव में उसका कोई सुराग मिल रहा था। इसी वजह से जमींदार ने सपेरे को बुलवाया था। आधी रात का रहस्य। आधी रात को जब नफीसा बिस्तर पर लेटी थी तो उसे सहन में सरसराहट महसूस हुई। उसकी आंखें फौरन खुल गईं। वह घबराकर बाहर आई और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह नौजवान कोने में सहमा हुआ बैठा था। उसकी हालत देखकर नफीसा बेचैन हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ? लड़का घबराई हुई आवाज में बोला, मैं दीवार कूद कर आया हूं। अगर ऐसा न करता तो वह लोग मेरी जान ले लेते। नफीसा का दिल बैठ गया। उसने लड़के के जख्मों के बारे में पूछा। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह सुनकर नाफसा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके अब्बा ने लंबी सांस लेकर आगे कहा, लेकिन हवेली के मालिक ने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने किसी और सपेरे को बुलाकर उस नाग जोड़े को खत्म करने का हुक्म दे दिया। अब्बा की आंखों में गहरी उदासी थी। मेरे अब्बा ने बहुत समझाया, लेकिन हवेली के मालिक ने ताकत के नशे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती वह नाग जोड़ा मरवा दिया और फिर वही हुआ जो मेरे अब्बा ने कहा था। नाफसा की सांसें तेज हो गईं। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ अब्बा? अब्बा की आवाज भारी हो गई। उस नागिन की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठी थीं। कहते हैं उसने मरते मरते कसम खाई थी कि वह लौटेगी और अपना बदला जरूर लेगी। उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। मालिक के घर में मुसीबतें बढ़ती गईं। उनके रिश्तेदार एक एक करके बीमार पड़ने लगे। कुछ अजीब हालात में मर भी गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमें यकीन था कि यह उसी नागिन का गुस्सा है। नाफसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या आप कहना चाहते हैं कि वह नाग लौट आया है? अब्बा ने सिर झुका लिया। न सिर्फ लौटा है, बल्कि इस बार वह अकेला नहीं है। नाफसा ने कांपते हुए पूछा, मतलब? अब्बा ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, रूपा। नाफसा चौंक उठी। रूपा? वह नौजवान जिस लड़की का नाम ले रहा था? अब्बा ने गहरी सांस ली। हाँ, रूपा। वह इस गांव की ही लड़की थी। वह भी इस नाग की कहानी से जुड़ी थी। वह नौजवान जिसे तुमने अपने घर में देखा था, वह कोई आम इंसान नहीं, वह खुद उसी नाग का अक्स है। नाफसा की धड़कनें जैसे थम गईं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह इंसान नहीं है? अब्बा की आंखों में डर था। वह इंसान था, लेकिन अब नहीं। वह नागिन के बदले की आग में जी रहा है। नाफसा की आंखों के सामने वह खूबसूरत नौजवान घूम गया। उसकी चमकती हरी आंखें, उसके चेहरे की अजीब सी उदासी। तो क्या वह भी एक नाग है? अब्बा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अब? अब्बा ने नाफसा की ओर देखा। अब जो होना है वह बहुत खतरनाक होगा। अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, तू नहीं जानती कि यह नाग अब कितना खतरनाक हो चुका है। यह सिर्फ बदला लेने नहीं, बल्कि पूरी तबाही मचाने के इरादे से लौटा है। नाफसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन अब्बा, अगर वो हमसे नाराज हुआ तो? अब्बा ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से नाफसा का हाथ थामा। मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की है, इसीलिए मुझे यकीन है कि वह मुझसे दुश्मनी नहीं करेगा। लेकिन बाकी गांव वालों को देखना होगा। हवेली के लोग उसे फिर से मारने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो यह गांव कभी चैन से नहीं रह पाएगा। इतने में अचानक हवेली के मालिक के आदमियों की आवाजें फिर से सुनाई दी। वो यहीं कहीं छुपा है, इस बार वह बच नहीं पाएगा। नाफसा खिड़की से झांक कर देखने लगी। बाहर गांव के बहुत से लोग मशालें लिए खड़े थे। हवेली का मालिक बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। तलाशी लो, हर कोना देखो। अगर कोई इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी सजा मिलेगी। नाफसा घबराकर पीछे हटी। अब्बा, अब क्या होगा? अब्बा ने धीरे से कहा, अब जो होना है वह इस गांव के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तभी अचानक हवेली के बाहर एक तेज चीख गूंज उठी। किसी ने दहशत में चिल्लाकर कहा, वो नाग यहाँ है। नाफसा और अब्बा दोनों सकते में आ गए। अब क्या होने वाला था? अब्बा की बात सुनकर मेरे होंठ सिले हुए थे। मैं क्या कहती? मेरे दिल की हालत मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वह सिर्फ एक इच्छाधारी नाग था, मगर जाने क्यों मेरा दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। रातों को जब मैं अकेली होती तो उसकी सब्ज आंखें मेरी आंखों के सामने घूमने लगती। वह पहली और आखिरी मोहब्बत थी जो मेरी जिंदगी में आई थी, मगर यह कैसी मोहब्बत थी जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकती थी। समय गुजरता गया, हमारा कारोबार फलने फूलने लगा। अब्बा हमेशा कहते, बेटी,
अब तुझे अपनी जिंदगी बसानी चाहिए। मगर मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। मैं किसी को नहीं बता सकती थी कि मेरा दिल अब भी उसी के इंतजार में था जो इंसान होते हुए भी इंसान नहीं था। फिर एक दिन जब मैं अपने बुटीक में बैठी थी तो अचानक किसी ने आहिस्ता से मेरा नाम पुकारा, नाफसा। मैंने चौंक कर सिर उठाया और जैसे ही सामने देखा मेरे हाथ से पेंसिल गिर गई। वह खड़ा था, वही हरी आंखों वाला, मगर आज उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसमें एक अजीब सा सुकून था। वह बहुत खामोश था, मगर उसकी नजरों में एक अजीब सा दर्द था। तुम यहाँ कैसे आए? मैंने हकलाते हुए पूछा। वह धीमे से मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ यह देखने आया था कि मेरी छोड़ी हुई अमानत ने तुझे किस मुकाम तक पहुंचाया। मेरी आंखें नम हो गईं। क्या तुम अब भी इच्छाधारी नाग हो? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, अब नहीं। मतलब? उसने मेरी आंखों में झांका और कहा, मुझे इंसानी रूप में रहने की इजाजत मिल गई है। अब मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में एक इंसान की तरह रह सकता हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या तुम अब हमेशा मेरे साथ रह सकते हो? उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया। अगर तुम चाहो तो हाँ। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह एक ख्वाब था या हकीकत? जो भी था, मगर मेरी अधूरी मोहब्बत आज पूरी होने जा रही थी।